नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ बच्चन जी हैं और हम लोग आज जो वार्ता करेंगे वो बसपा में मायावती ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो भोला भैया, आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मायावती ने जो अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया है, तो ये जो परिवारवाद चारों तरफ चल रहा है, इस पे तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं मायावती पर कि ये परिवारवाद है। तो इस पर आपका क्या विचार है? आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, सगे भतीजे। अब उत्तराधिकारी तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा। मायावती जी के बारे में आपको पता है कि उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को समर्पित किया। उनकी एज भी लगभग 70 के आसपास जा रही है। तो काम करने के लिए कोई चाहिए। हम लोग जितना जानते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, काफी लोगों को आगे बढ़ाया कि इस मिशन को उनके हाथों में दे दें। लेकिन जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने परिवार का फायदा किया और कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे पार्टी और मिशन दोनों को नुकसान हुआ। इसके बाद फिर ये भतीजे जो उनके हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटे रहे होंगे, तब से इनके दिमाग में गया। उनकी शिक्षा दीक्षा पे आकाश आनंद जी के उन्होंने ध्यान दिया, विदेश उनको पढ़ने भेजा और पूरी तरह से उनको मिशनरी माहौल में रखा। और वो वापस जब आए तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे पार्टी में कुछ दिन चलाने के बाद उनको नियुक्त किया। तो अभी जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये सारे जगह चुनाव हुए हैं, तो पूरे देश में यूपी और उत्तराखंड को छोड़ के वो घूम रहे थे और सब जगह उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पार्टी को चलाया है। तो उनकी काबूलियत को देखते हुए तो मायावती जी के पास सिवाय उनके और कोई नहीं दिखाई देगा। और पार्टी को लोग भी पसंद करते हैं, पार्टी के सभी वर्कर, सब लोग उसको मान गए और उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया। यह परिवारवाद नहीं है, और परिवारवाद तो कहाँ नहीं है। कांग्रेस में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, जनता दल में देख लीजिए, अजीत सिंह का परिवार देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, देवीलाल का परिवार, चौटाला परिवार देख लीजिए, कहाँ नहीं, स्टैलिन को देख लीजिए। तो ये सब बेमाने हो गया है। इस तरह की बातें बेबुनियाद हो गई हैं, किसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, वो तमाम लोग इस पर बहुत बड़ा हो हल्ला हो रहा है और बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है कि किसी और को भी बनाया जा सकता था। बहुजन समाज के तमाम लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है कि आखिर उन्होंने अपने भतीजे के ही क्यों बनाया। ये निश्चित रूप से जवाबदेही तो बनती ही है। इस पर आप कुछ कहिए। आदमी इंसान है। मानव कांशीराम साहब ने परिवार छोड़ दिया और पंजाब में सभा कर रहे थे, जहां उनका गांव उसके पास ही सभा भोपाल डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे। सभा के बीच किसी ने खबर दिया कि साहब, आपके पिताजी का निधन हो गया है और यहां से 30-35 किलोमीटर आपका गांव है। उनको भी मालूम था। तो उन्होंने सिर्फ इतनी प्रतिक्रिया दी कि अच्छा, पिताजी का निधन हो गया। तो लोगों को लगा कि साहब सभा समाप्त करके घर जाएंगे, लेकिन सभा समाप्त करके अगली जहां सभा थी या अगला मुकाम था, वहां चले गए। तो रात में लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने तो घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, तो अभी उधर क्या जाना, मौत तो स्वाभाविक है, जिसको जब आनी होगी आएगी। मौत का जो काम है वो है, मेरा जो काम है। ये कांशीराम जी थे। लेकिन आप देखे होंगे कि मायावती जी, शादी विवाह तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन परिवार से कभी भी रिश्ता इनका समाप्त नहीं हुआ।
ये पिता माता भाई भाई भतीजे भाभियां सबके बीच में ये रही हैं। तो जो परिवार खुद शादी नहीं किया, बाकी तो परिवार के बीच में है। तो अब आप ये बताइए कि इतनी सब कुछ है, तो ये कौन ऐसा, हम तो विधवा किसी को नहीं समझते कि अपनी विरासत किसी दूसरे को दे दे। और अगर उनको दिखाई दे गया आकाश आनंद में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो ये समझ नहीं कि ये कर सकता है जिसको उन्होंने तैयार किया है, तो इसके लिए तो उन्होंने किया। अब इसके लिए अगर निंदा या जो प्रश्न उठा रहे हैं वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत से डर रहे हैं। वो मान रहे थे कि मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी खत्म, लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है इसमें देश में दो ही विचारधारा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी। जिनके पास विचारधारा नेता है, जो विचारधारा नेता जहां होती है वहां नेता पैदा होते रहते हैं। तो वैसे भाजपा में भी है, वैसे बसपा में है, तमाम लोग पैदा होते रहेंगे और ये मिशन चलता रहेगा। तो जो मेरा तीसरा प्रश्न है वो ये जानना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में पूरे देश में दो दल के रूप में लड़ाई होने वाली है, जिसमें एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कोalition है। मायावती जी किसी कोalition में नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, वो क्या चाहती हैं? क्या वो भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती हैं या फिर बाद में इंडिया गठबंधन में आकर इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस तरह के जो सवाल माननीय कांशीराम साहब के समय भी हुआ करते थे। अब समझौता किसी से उसी से किया जाता है कि समझौते में दोनों को लाभ मिल रहे। अब तक का अनुभव यही रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ये ट्रांसफरेबल वोट है। अपने नेता की बात मानता है, नेता में उसकी आस्था है, नेता का जो निर्देश होगा उधर वोट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। उन पार्टियों का वोट जो बसपा से अगर समझौता है तो बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। जैसे 96 में कांग्रेस से समझौता था, मैं खुद इसका उदाहरण हूं, भुक्तभोगी हूं। मैं चुनाव से प्रत्याशी था, सारा कांग्रेस का वोट वहां बीजेपी को चला गया और ठीक बगल की सीट राजगढ़ थी, वहां पंडित लोकपति त्रिपाठी कैंडिडेट थे कांग्रेस के। बसपा का एक एक वोट उनको गया, वो 30,000 से चुनाव जीते और यहाँ कांग्रेस के लोगों ने ओम प्रकाश सिंह को जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, महज 2-2.5 हजार से मैं हार गया। अगर कांग्रेस का आदना भी कुछ भी वोट मिल गया होता तो मैं वहीं चुनाव जीत जाता। इस तरह के समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ था 1993 में। मुगलसराय एक सीट है, मुगलसराय में वहां मोहम्मद हलीम साहब बसपा के प्रत्याशी थे। सारा का सारा समाजवादी पार्टी का यादव जाति का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया, वहां छब्बू पटेल चुनाव जीत गए और बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। इस तरह से तमाम सीटें आप देखिएगा, हर जिले में 1-2 सीटें ऐसी मिल जाएंगी। तो उन पार्टियों से समझौता करके कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए समझौते से बहुजन समाज पार्टी दूर रहना पसंद करती है। और अगर बहुत जरूरत होगी तो जैसी स्थिति रहती है, लाभ कुछ दिखाई देगा पार्टी का, तो उसमें करने में कोई परहेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भोलानाथ बच्चन जी। तो ये थे भोलानाथ बच्चन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर चर्चा में भाग लिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, हमारे नए प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।